गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? ठीक है। चलो क्लास शुरू करें। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो अभी? हाँ तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं, अभी पेपर लगेगा आपका। मान के चलो आपका 2 से 4 दिन के अंदर पेपर तैयार हो जाएगा। तो जैसे राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट होगा उस दिन आपका पेपर ले लेंगे। हाँ। नहीं, ऑफलाइन पेपर ऑफलाइन लगेगा। ऑनलाइन वालों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, अगर वो देना चाहेंगे तो दे लेंगे। करें स्टार्ट। तो देखो, हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की पावर। पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि भारत के राष्ट्रपति की पावर क्या है, और हमने इन पावर को अलग अलग पार्ट में बांट के समझा था। एक तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की क्या पावर है, हमने इसको 3 भागों में बांट दिया था। कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तो पार्ट है एग्जीक्यूटिव, हिंदी में इसको कहेंगे कार्यपालिका। और दूसरा पार्ट कौन सा है? लेजिस्लेचर। ये हो गया आपका व्यवस्थापिका। और तीसरा हो गया जुडिशरी, न्यायपालिका। ये 3 पार्ट में बांट के हम समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका में क्या पावर है, व्यवस्थापिका में क्या पावर है, और न्यायपालिका में क्या पावर है। हमने इसकी शुरुआत की थी कि एग्जीक्यूटिव में भारत के राष्ट्रपति के पास पावर क्या है। तो एग्जीक्यूटिव में भारत के राष्ट्रपति के पास सिर्फ नॉमिनेशन पावर है, सॉरी अपॉइंटमेंट पावर है। कि वो अपॉइंट कर सकता है, और अपॉइंट किसको कर सकता है, इसको हमने बांट के समझा था। कि एक तो जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, हाईएस्ट जो ऑफिशियल्स हैं, इनको अपॉइंट करता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि कुछ स्पेशल पर्पज के लिए स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। और एक पार्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ कमीशंस को भी ये अपॉइंट करता है। ये 3 हिस्से बांट के हमने पढ़े थे प्रेसिडेंट के। हाईएस्ट ऑफिशियल को हिंदी में कहेंगे उच्च पदाधिकारी, और इसमें कहेंगे विशेष अधिकारी, और इसको हिंदी में कहेंगे आयोग। फिर इसमें हमने थोड़ा सा अलग अलग समझने के पर्पज से इसको डिवाइड किया था। कि हाईएस्ट ऑफिशियल्स की हम बात करें तो भारत का राष्ट्रपति एक तो चीफ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, एक लीडर्स को अपॉइंट करता है, और एक कुछ ऐसे जो अब्रॉड में जाके काम करते हैं, वहाँ करते तो भारत सरकार के लिए काम है, लेकिन अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑफिसर्स में हमने देखा था कि यूपीएससी में जो अध्यक्ष, चेयरमैन और जो मेंबर बैठते हैं, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। यूपीएससी के अलावा फाइनेंस कमीशन आया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया था, इसके अलावा कैग का नाम आया था, जजेस का नाम आया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। ये कुछ ऑफिशियल्स हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। लीडर में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री को ये अपॉइंट करता है। प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी इसके मिनिस्टर्स हैं, उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा कि जो गवर्नर है,
ध्यान रखो, ये आरबीआई का गवर्नर नहीं कह रहा मैं, ये राज्यपाल की बात कर रहा हूं। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको भी भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। इसके बाद अब्रॉड ऑफिसर्स की हमने बात की थी, तो अब्रॉड में दो आते हैं, एक तो आ गया आपका एम्बेसडर और एक आ गया आपका हाई कमीशन। ये वो अधिकारी हैं, ये ऑफिशियल्स हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। इसके बाद स्पेशल ऑफिसर्स की बात आती है, तो स्पेशल ऑफिसर्स में हमने ये देखा था कि भारत का राष्ट्रपति एक तो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। शेड्यूल एरिया के डेवलपमेंट के लिए या ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए वो स्पेशल एक मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, स्पेशल एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, एक तो शेड्यूल एरिया के ऑफिसर्स। इसके बाद हमने दूसरा देखा कि जो लिंग्विस्टिक ऑफिसर है, भाषा के आधार पर जो लोग पिछड़े हुए हैं, माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक बेस्ड जो ऑफिसर्स लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भारत का राष्ट्रपति एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, तो भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी कहा जाता है। हमने इसको पढ़ लिया था। कमीशन की अगर हम बात करें तो एससी कमीशन, एससी के अलावा एसटी कमीशन, इसके अलावा ओबीसी कमीशन, इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इसके बाद जीएसटी काउंसिल। ये वो काउंसिल हैं या फिर कमीशंस हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ये कौन सी पावर है? ये पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। और यहाँ पे हमने दो आर्टिकल और पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। एक आर्टिकल 53 आया था और एक आर्टिकल 77 आया था। चलो कोई भी बताए मुझे 53 में क्या है और 77 में क्या है। जैसे दिनेश आप बताएं। 54 याद है आपको, 77 में आपका नाम क्या है? ये ठीक है, आप विजय बताएं 77 में क्या है। पीछे लास्ट कोने में जो भैया बैठे, अरे भाई रिवाइज करो इनको, कब पढ़ोगे? साथ साथ चलते रहो, नहीं तो आगे बढ़ता रहेगा ये कोर्स। तो आगे वालों का नंबर ले लेते हैं। आपका नाम बताओ। दोनों आर्टिकल 53। आप तो ऐसे करो, कोई भी 5 आर्टिकल बता दो जो आपको याद है, कोई भी 5 आर्टिकल राष्ट्रपति वाले बस। हाँ बताइए। 52 गुड, 51 नाइस, 54 गुड, 55 आर्टिकल तो सही है, पर इसके प्रोविजन ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। इधर एक भी आर्टिकल याद नहीं है, गलत बात है भाई। ये तो पढ़ाई करो, अभी से पार नहीं पढ़ने वाले। चलो 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होंगे, जितने भी कार्यपालिका से संबंधित काम होंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगे, वो किसके अंदर होंगे? राष्ट्रपति के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता, पावर का इस्तेमाल भारत का राष्ट्रपति करेगा। और 77 क्या कहता है? 77 ये कहता है कि भारत सरकार में जो भी काम होंगे, यहाँ तो एग्जीक्यूटिव वाले काम, एग्जीक्यूटिव वाली पावर, और उधर भारत सरकार के जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से हो। ठीक है, तो देखो आर्टिकल इसके अंदर आए थे काफ़ी सारे, मैंने इसको स्किप कर दिए। यहाँ भी काफ़ी सारे आर्टिकल थे, हमने उनमें से कुछ कुछ आर्टिकल लिखे हैं, बाकी नहीं लिखे हैं। ये इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि ये टॉपिक वापस से आएंगे, तब इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आर्टिकल्स
करवा दूंगा। तो एक पावर कंप्लीट हुई कि भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, कार्यपालिका में वो अपॉइंटमेंट करता है, कार्यपालिका में वो नियुक्तियां करता है। अब हम चलेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की लेजिस्लेचर में क्या पावर है, विधायिका में इसकी क्या पावर है। तो लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेचर पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे खूब सारे आर्टिकल आएंगे, मैं उन आर्टिकल का नाम भी लिखूंगा आपके सामने। विधायिका की शक्ति या संसद के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति, बात एक ही है। तो यहाँ देखो, सबसे पहली चीज तो एक आर्टिकल आता है आपके सामने, आर्टिकल 79 क्या कहता है अपन बात करेंगे अभी। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 80, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 85, इसके बाद 86, इसके बाद 87, इसके बाद 103, इसके बाद आता है 108 और नेक्स्ट आर्टिकल आता है 111, इसके बाद 112 और इसके बाद 123। ये सारे आर्टिकल हैं जिनका संबंध राष्ट्रपति से है। और राष्ट्रपति की कौन सी पावर से है, तो राष्ट्रपति की संसद के संबंध से पावर से है। अब मैं शॉर्टकट में समझाता हूं। पहले आर्टिकल 79 क्या कहता है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी और संसद किससे मिलकर बनेगी, तो संसद में 3 पार्ट होंगे। एक तो भारत का राष्ट्रपति होगा इसमें शामिल, एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी। संविधान के जो बेयर एक्ट है उसमें लोकसभा का नाम लिखा हुआ है हाउस ऑफ पीपल और यहां नाम लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो संसद का हिस्सा होगा राष्ट्रपति। पढ़ेंगे अभी डिटेल में कैसे क्या मामला है ये। आर्टिकल 80 क्या कहता है। आर्टिकल 80 ये कहता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा। और नॉमिनेट किसको करेगा, कितने करेगा, किस फील्ड में करेगा, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में ही। तो नॉमिनेशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 80। 85 क्या कहता है। 85 ये कहता है कि लोकसभा को अगर भंग करना पड़ जाए, तो लोकसभा को अगर डिसॉल्व करना पड़ जाए तो भारत का राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व करता है। हम पढ़ेंगे अभी तक कितनी बार लोकसभा को डिसॉल्व किया गया है और डिसॉल्व होने की कंडीशन क्या क्या है। इसके बाद 86 क्या कहता है। 86 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो संबोधन कर सकता है, एड्रेस कर सकता है संसद को और कोई भी मैसेज सेंड कर सकता है। तो संसद राष्ट्रपति के भाषण देने की शक्ति और सदनों को मैसेज संदेश देने की पावर है। आर्टिकल 86 क्या कहता है। आर्टिकल 86 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक स्पेशल एड्रेस भी कर सकता है। तो यहाँ पे वही भाषण का नाम आ रहा है लेकिन यहाँ स्पेशल वर्ड जुड़ गया है। अपन समझेंगे एड्रेस का मतलब क्या होता है, अभिभाषण का मतलब क्या होता है, मैसेज संदेश का मतलब क्या होता है और विशेष अभिभाषण का मतलब क्या होता है, स्पेशल एड्रेस का मतलब मैं समझाऊंगा आपको क्लास में। 103 क्या कहता है। 103 ये कहता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद है, अगर इन सांसदों के डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है, यदि इन सांसदों के अयोग्यता संबंधी कोई बात उठती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास भी पावर है कि वो सांसदों को डिस्क्वालिफाइड कर सकते। तो सांसदों को हटाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो एंटी डिफेक्शन दल बदल और दूसरा प्रेसिडेंट की पावर। पढ़ेंगे अभी, आने दो टॉपिक को। आर्टिकल 108 क्या कहता है। अनुच्छेद 108 ये कहता है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, किसी विधेयक को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति इन दोनों क्लास को एक साथ बुला लेता है। इसको कहा जाता है ज्वाइंट सिटिंग।
और हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त बैठक। पढ़ेंगे अपन संयुक्त बैठक कब बुलाई गई है, अभी तक कितनी बार बुलाई गई है, कौन बनता है संयुक्त बैठक का अध्यक्ष, और अगर उस समय अध्यक्ष नहीं हो तो कौन बनेगा, क्या रीजन रहे हैं कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी। इसके बाद आर्टिकल 111 आता है। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? अनुच्छेद 111 ये कहता है कि अगर कोई भी बिल, अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों पास कर देती है तो वो बिल एक्ट तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उसको साइन कर देगा। तो जब कोई बिल पास होकर, संसद से पास होकर, राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल के रिगार्डिंग जो पावर रखता है उसको कहते हैं वीटो पावर। समझेंगे वीटो क्या है। भारत में राष्ट्रपति की शक्ति वीटो किसके राष्ट्रपति के बराबर है, और वीटो कितने प्रकार का होता है, अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इसके बाद अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? आर्टिकल 112 ये कहता है कि अगर बजट की बात करें, देखो ध्यान रखो बजट शब्द संविधान में कहीं भी नहीं है, हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं बजट, इसकी जगह संविधान में सब लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हिंदी में कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। जब बजट की बात आती है तो बजट को संसद के दोनों सदनों के सामने कौन रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। तो यहाँ पे 112 की पावर हो गई बजट के रिगार्डिंग पावर। इसके बाद बात आती है 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? अनुच्छेद 123 ये कहता है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की क्लास नहीं चल रही, राज्यसभा एडजॉर्न है, लोकसभा डिसॉल्व है, ऐसी स्थिति हो गई है और इमरजेंसी आ गई है कि लॉ बनाया जाए, तो कौन बनाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति उस सिचुएशन में लॉ बनाता है। वो टेम्परेरी लॉ होते हैं, उनको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। तो आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस पावर हो गए। इसको हिंदी में बोलेंगे अध्यादेश की शक्ति। पढ़ेंगे अध्यादेश क्या है, कितने वीक तक चलता है, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है, जब टेम्परेरी लॉ अगर राष्ट्रपति बनाता है तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे प्रेसिडेंट टेम्परेरी लॉ बना सकता है। ठीक है भाई, ये है पूरा का पूरा भारत के राष्ट्रपति की संसद के संबंध में शक्तियां। तो चलो एक बार आप ऐसा एक डायग्राम बना लो सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक तो मेरे हिसाब से तो आपको ये लगता है कि स्क्रीनशॉट लेके पटक देते हैं, ऑनलाइन वालों के मत, बस क्लासेस रेगुलर ले लें ये लोग, बहुत है। एक एक शब्द में लिख लो। अभी अभी मैं डिटेल से आपको इनको पढ़ा दूंगा। हो गया भाई सबने? अनुच्छेद 112 में आप लिख लो, इंग्लिश वाले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हिंदी वाले लिखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण।
अब हम शुरू करते हैं एक एक के बारे में। आर्टिकल 79 क्या है, 80 क्या है, 85 क्या है, 6, 7 और ऐसे सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो आर्टिकल 79 क्या कहता है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी, इंडिया में एक पार्लियामेंट होगी, भारत में एक संसद होगी और ये संसद के 3 हिस्से होंगे, 3 पार्ट होंगे, जिसमें से एक होगा इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल को हिंदी में कहते हैं अभिन्न अंग। और दूसरा एक, दो जो पार्ट होंगे इसके, ये होंगे मेन पार्ट। मेन पार्ट में क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा राज्यसभा और एक आ जाएगा लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दो मुख्य अंग होंगे और इंटीग्रल पार्ट राष्ट्रपति होगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, अभिन्न अंग का मतलब ये होता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद में क्या क्या काम कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति ना राज्यसभा में बैठता है, ना लोकसभा में बैठता है, ना राज्यसभा का मेंबर होता है, ना लोकसभा का मेंबर होता है, ना राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ना लोकसभा का स्पीकर होता है, ना ही इनमें बैठता है, ना ही सदनों की अध्यक्षता करता है। वो सिर्फ इन दोनों सदनों से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड को हम समझेंगे कैसे कनेक्टेड है। जैसे अभी आपने समझा कि अगर लोकसभा को भंग करना हो तो राष्ट्रपति करेगा, अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करना हो दोनों सदनों के बिल पर तो राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा दोनों सदनों के मतभेद को सॉल्व करना हो तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से। यदि दोनों सदन नहीं चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में टेम्परेरी लॉ कौन बनाएगा, तो ऑर्डिनेंस इशू कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो अभिन्न अंग का मतलब अगर लेना चाहें अपन तो हम ये ले सकते हैं कि एक तो भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की पावर रखता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की पावर रखता है, दूसरा वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और तीसरा ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा यदि आपको और लिखना हो तो दोनों लोकसभा को भंग कर सकता है, डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा का नाम आएगा, राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। तो अभिन्न अंग का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि भारत का राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है। तो इंटीग्रल पार्ट कौन हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, भारत का राष्ट्रपति हो गया। क्या आर्टिकल 79 समझ में आया आपको। 79 का मतलब भारत में एक संसद होगी, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा एंड लोकसभा इज मेन पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बात समझ में आ रही है। ये था आर्टिकल 79। हो गया सबका, लिख लो। इनको पढ़ना भी होता है घर जाके, है ना। तो ये बताओ अपनी क्लास में ईमानदारी से कितने लोग लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं। सच में पढ़ाई होती है कि लाइब्रेरी में। मेरे हिसाब से तो लाइब्रेरी में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में हाँ वाईफाई की सुविधा अच्छी मिल जाती है, एक पीसफुल एरिया मिल जाता है, कुछ भी करो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ कुछ एक लोग पढ़ पाते हैं, देखो कई सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। जिनके घर में डिस्टरबेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस, तो उनके लिए लाइब्रेरी सूटेबल है। जिनका घर ही एकदम पीसफुल है, अच्छा माहौल गुड, लाइब्रेरी में माहौल मिल जाता है पढ़ने के लिए, गुड। चलो जैसा आपको ठीक लगे वैसे, बस पढ़ लो, कैसे न कैसे करके पढ़ लो। पढ़े आगे। इसके बाद हम समझ रहे थे आर्टिकल 80 को, अनुच्छेद 80 क्या कहता है। तो आर्टिकल 80 का पहला क्लॉज और तीसरा क्लॉज,
ये मैं बेयर एक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। देखो, जब भी आपके सामने इस तरीके से पहला और तीसरा क्लॉज मैं लिखूं तो आप समझ लेना कि ये बेयर एक्ट की बात हो रही है। मैं कभी भी फैक्ट लिखूंगा तो ये इस तरीके से लिखता हूँ। अगर आर्टिकल लिख के उसके बाद ऐसा लिखा जाता है तो आप ये मान के चलें ये चीज़ें संविधान में लिखी हुई है। बात समझ में आ रही? तो पहला क्या कहता है, आर्टिकल 80 का पहला क्लॉज ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है। भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है, कौन सी? नॉमिनेशन पावर। कि भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कितने लोगों को? 12 लोगों। तो 12 मेंबर्स जो राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में टोटल सीट कितनी है? 245। तो 245 में से 12 इनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है। तो इसमें से 12 घटा देंगे तो बच्चे कितने? 233। तो 233 राज्यसभा की सीटें हैं इलेक्टेड और 12 हैं नॉमिनेटेड। इलेक्टेड का मतलब जिसका चुनाव हुआ है, नॉमिनेट मतलब जिनका चुनाव नहीं हुआ है। भारत के राष्ट्रपति ने उनको नॉमिनेट किया है। तो आर्टिकल 80 का पहला क्लॉज ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेशन पावर इन राज्यसभा एंड ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये 12 सदस्यों की बात तो करता है पहला क्लॉज। तीसरा क्लॉज ये कहता है कि जो 12 लोग होंगे वो होंगे कौन? तो वो होंगे स्पेशल नॉलेज वाले। उनके पास विशेष अनुभव होगा, विशेष ज्ञान होगा। विशेष ज्ञान अनुभव किस फील्ड में होगा? तो 4 फील्ड लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है लिटरेचर, एक लिखा हुआ है साइंस, एक लिखा हुआ है आर्ट और एक लिखा हुआ है सोशल सर्विस। कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा साहित्यकार है तो ये तो हो गया आपका लिटरेचर, साहित्य हो गया है। ये हो गया आपका साइंस, विज्ञान। बहुत अच्छा कोई साइंटिस्ट है, ये हो गया आपका कला। कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है। सोशल सर्विस, ये हो गया आपका समाज सेवा। कि अगर उसने पिछले 10-20 साल 30 साल अगर समाज सेवा में बिताए हैं तो वो भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भी राज्यसभा में बिठा सकता है। तो ये स्पेशल नॉलेज इन फील्ड में होनी चाहिए। ध्यान रखो, यहाँ पे स्पॉट का नाम नहीं है। एग्जामिनर क्या करता है, अगर आपको स्टेटमेंट वाइज देगा तो उस स्टेटमेंट में लिख के देगा, चारों में से एक नाम चेंज कर देगा और उसकी जगह कोई और नाम डाल देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि बताओ क्या इन फील्ड में ये नॉमिनेट कर सकता है क्या। हम क्या पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखो यही शब्द आने चाहिए अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, तब जाके वो आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो राज्यसभा में बैठते हैं उनको नॉमिनेट कर सकता है। और ये 12 मेंबर कौन होंगे? जिनके पास विशेष अनुभव होगा, व्यवहारिक अनुभव होगा, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र। ये ऐसे 12 ही लोग बैठेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। पर एक जनरल परंपरा है कि 12 के 12 मेंबर एक साथ नॉमिनेट नहीं होंगे। ये हर तीसरे साल की शुरुआत में होंगे और टुकड़ों में नॉमिनेट किए जाते हैं। 4 सदस्य एक बार, उसके बाद 4 सदस्य एक बार, फिर 4 सदस्य एक बार, ऐसे एक ग्रुप के हिसाब से इनको नॉमिनेट किया जाता है। एक साथ 12 नहीं किए जाते हैं। जनरल परंपरा है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है, एक ट्रेडिशन है, उसको फॉलो किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो आर्टिकल 80 ये कहता है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। फैक्ट्स क्या ध्यान रखने हैं? 1952 में राज्यसभा बनी थी। तो 1952 में जिन जिन व्यक्तियों को नॉमिनेट किया था वो तो हो गए आपके प्रथम। जैसे संसद में नॉमिनेट होने, सॉरी राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, पहले साइंटिस्ट कौन थे, पहले एक्टर कौन थे, पहली एक्ट्रेस कौन थी। इस तरीके से सवाल बनेंगे आपके, तो वो आंसर कहाँ मिलेगा? 1952 वाले पार्ट में।
तो भारत का राष्ट्रपति ने पहली बार राज्यसभा में किसका नॉमिनेशन किया, पहली डांसर कौन थी? इस तरीके से सवाल भी आ सकता है, क्योंकि एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक है क्लास। एक आपको अपडेट मारना है कि 2025 में भारत के राष्ट्रपति ने किस किस व्यक्तियों को नॉमिनेट किया है राज्यसभा में। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप 1952 और उसके बाद हर 6 साल की राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर्स को याद करिए, पर इतना तो याद रखो कि पहली बार किसको नॉमिनेट किया गया था और अभी रिसेंट किसको नॉमिनेट किया गया था। बाकी अगर कोई व्यक्ति चर्चा में रहता है, चर्चा मतलब पिछले 2 सालों में उसकी न्यूज आई हो, न्यूज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसकी एक ही बार न्यूज का मतलब वो 5 से 6 बार न्यूज में चर्चा में रहा होगा, या तो 2 महीने के हिसाब से, या 3 महीने बाद, या 4 महीने बाद, या 1 महीने में 6-7 बार, उसको कहते हैं न्यूज में आना। बात समझ में आ रही है? कहीं आप ये सोचें कि जो डेली आता है वो न्यूज होता है। हाँ, डेली आता न्यूज होता है, लेकिन ऐसी चीजें एग्जामिनर फोकस नहीं करता है। छोटी छोटी माइनर चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। वो ये देखता है कि एक स्टूडेंट पढ़ता तो है, लेकिन क्या वो उन चीजों पे ध्यान दे रहा है क्या जो पिछले 1 साल में 4 से 5 बार लोगों के सामने आए। तो न्यूज का मतलब 1 साल में 4 से 5 बार जो न्यूज आएगी, चर्चा में रहेगी, उसको न्यूज कहते हैं। बाकी तो हर सेकंड न्यूज बनती रहती है, एग्जाम के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो या तो कोई न्यूज 1 महीने में 4 से 5 बार चर्चा में आए, या फिर 1 साल में 4 से 5 बार अलग अलग टुकड़ों में सामने आए, वो कहलाती है करंट न्यूज। ठीक है? तो 1952 वाले राज्यसभा में जिसको नॉमिनेट किया गया था वो मैं आपको लिखवा देता हूं, और 2025 में जिसको नॉमिनेट किया गया था वो मैं आपको लिखवा देता। आसान कर दिया आपके लिए काम, वैसे होमवर्क में जाता है। खैर कोई नहीं। तो 1952 वाले लिखो। सबसे पहले तो आप आर्टिकल की हेडिंग डालो अनुच्छेद 80, और 80 में सामने डैश लगा के लिखेंगे नॉमिनेट पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मनोनीत करने की शक्ति। हिंदी वाले मनोनीत के साथ साथ एक वर्ड और लिख लेंगे, नाम निर्देशित। मतलब एक ही होता है, नाम निर्देशित कह दो, मनोचयन कह दो। हिंदी की डिक्शनरी थोड़ी बड़ी है तो कई शब्द यूज हो जाते हैं इसके लिए, सेंस एक ही है। देखो चलो लिख लें फैक्ट्स। तो लिखो इन 1952 प्रेसिडेंट नॉमिनेट मेंबर्स इन राज्यसभा। 1952 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए सदस्य। नंबर 1 रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे आप समाज सेवा। ये डांसर भी है भरतनाट्यम की, आप एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेंगे, भरतनाट्यम की नर्तकी। दूसरा है प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये इनके ब्रैकेट में आप लिख लेंगे विज्ञान, ये साइंटिस्ट हैं। तीसरा है पृथ्वीराज कपूर।
ये एक्टर है, तो ये फर्स्ट एक्टर है, प्रथम अभिनेता है जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ये कविता लिखने वाले बहुत बड़े कवि रहे हैं, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे कवि। नेक्स्ट डॉक्टर जे एस कुमारप्पा। ये इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर कालिदास नाग। और इसके बाद है जाकिर हुसैन। एक नाम और लिख सकते हैं आप, काका कालेलकर। ये 1952 वाले हैं जिनको प्रेसिडेंट ने एक साथ ही नॉमिनेट कर दिया था 8-9 लोगों को। अब देखो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। यदि सवाल आता है प्रथम नृत्यांगना, पहली डांसर भरतनाट्यम की जिसको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, रुक्मणी देवी अरुंडेल। पहले साइंटिस्ट, क्या नाम आ जाएगा, सत्येंद्र नाथ बोस। फर्स्ट एक्टर, यहाँ नाम आ जाएगा पृथ्वीराज कपूर। और पहले पोइट, यहाँ नाम आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इसी प्रकार से अगर सवाल बनता है कि पहली एक्ट्रेस कौन थी, तो यहाँ नाम आ जाएगा नरगिस दत्त। लेकिन ध्यान रखो इनको 1980 में नॉमिनेट किया गया था, 1952 में नहीं। ये 1952 वाले हैं जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था, और ये एक्ट्रेस है लेकिन इनको 1980 में नॉमिनेट किया गया था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि पहले प्लेयर कौन थे, फर्स्ट प्लेयर कौन थे जिनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है राज्यसभा में। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 1952 वाले। अब बढ़ते हैं हम आगे। लिख लिए सबने नाम। तो ध्यान रखो अगर ऐसा सवाल भी आता है कि पहली महिला कौन थी, तो रुक्मणी देवी का ही नाम आएगा, नरगिस दत्त का नहीं आएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो भरतनाट्यम की डांसर। ठीक है भाई। चलो अभी हम बात करते हैं 2025 वाले कि 2025 में भारत के राष्ट्रपति ने किस किस को नॉमिनेट किया है। तो चलो नाम लिख लो। नंबर 1 पे लिखेंगे उज्जवल निकम। ये पेशे से एडवोकेट हैं। एक तो ये हो गए आपके उज्जवल निकम। दूसरा नाम लिखो हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला।
ये विदेश सचिव हैं। तीसरा नाम लिखें, डॉक्टर मीनाक्षी जैन। ये टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये पेशे से शिक्षक। नेक्स्ट, सदानंदन मास्टर, ये भी शिक्षक हैं। ये 4 लोग हैं जिनको 2025 में नॉमिनेट किया गया था। हो गया? चलो, ये क्या पढ़ रहे थे अपन? भारत के राष्ट्रपति की नॉमिनेट पावर और आर्टिकल 80 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या है? आर्टिकल 85 ये कहता है, देखो हालांकि इसके अंदर 2-3 शब्द हैं, मैं केवल एक शब्द ले रहा हूं, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा को भंग करने की बात आती है। ध्यान रखो, एक शब्द तो होता है स्थगित करना, एडजॉर्न करना, और एक होता है भंग करना, डिसॉल्व करना। दोनों में अंतर क्या है? स्थगित करना, इसका मतलब होता है कोई टाइम पीरियड के लिए उसको एडजॉर्न किया जाता है, कुछ समय के लिए। भंग करना यानी उसको कंप्लीटली एंड किया जाता है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा एडजॉर्न हो सकती है, लोकसभा भी एडजॉर्न हो सकती है। डिसॉल्व सिर्फ ओनली लोकसभा होगी, राज्यसभा नहीं हो सकती। अंतर समझ में आ गया? एडजॉर्न कौन करता है? तो एडजॉर्नमेंट राज्यसभा में चेयरमैन के पास पावर है, और लोकसभा में स्पीकर के पास पावर है कि वो अपनी क्लास को एडजॉर्न कर सकता है। यहाँ पे जब भंग होने की बात आती है तो भंग कौन करेगा? भंग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति कब करेगा? जब उसको सलाह दी हो। सलाह किसने दी हो? तो प्रधानमंत्री ने दी हो और उसकी काउंसिल ने दी। तो हम इसको एक शब्द में यूं समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल की सलाह से भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता। पर ध्यान रखो, यह सलाह कब मानेगा राष्ट्रपति? जब प्रधानमंत्री और काउंसिल मेजोरिटी में होंगे। अगर मेजोरिटी इनके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति इनकी सलाह। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पर लोकसभा भंग हो जाती है? तो लोकसभा भंग होने की कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन में पहली कंडीशन तो ये है कि जब लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, लोकसभा का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है, तो ये स्वतः ही ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। दूसरी कंडीशन कि भारत का राष्ट्रपति इसको भंग करता है। राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाना, राष्ट्रपति द्वारा डिसॉल्व किया जाना। राष्ट्रपति डिसॉल्व कब करेगा? पहली कंडीशन, यदि प्रधानमंत्री ने सलाह दी है, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने सलाह दी है तो भारत का राष्ट्रपति इसको डिसॉल्व कर देगा। दूसरी कंडीशन
कि अगर भारत में इमरजेंसी लग रही हो तो इमरजेंसी के टाइम पर भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। और तीसरा, जब सरकार ही नहीं रही, जब गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी खो दी है, तो गवर्नमेंट लूजेज इट्स मेजोरिटी। जब लोग सरकार गिर गई हो, गिरने का मतलब पैरों में गिरना नहीं है, गिरने का मतलब होता है कि बहुमत खो गया। 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनके बेसिस पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता। तो अब देखो, इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप 2 चीजें याद रखें। एक चीज तो ये कि इमरजेंसी के दौर में क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, करेक्ट बात है। दूसरी बात, अगर लोकसभा को भंग नहीं कर रहे तो क्या लोकसभा की जो टेन्यूअर है, लोकसभा की जो अवधि है, इसको क्या बढ़ा सकते हैं? तो यस, ऐसा हो सकता है कि बिना भंग किए भी लोकसभा के टेन्यूअर को बढ़ा सकते हैं। ऐसा 5वीं लोकसभा में किया गया और 5वीं लोकसभा में कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया और 1 साल के बाद भी इमरजेंसी खत्म नहीं हो रही थी तो इसको 1 साल और बढ़ा दिया। ऐसे करके लोकसभा के टेन्यूअर को 5वीं लोकसभा के दौरान 2 बार बढ़ाया गया था और लगभग 7 सालों तक लोकसभा बनी रही थी। तो अब तक की सबसे लंबी लोकसभा है 5वीं, जिसको इमरजेंसी के दौर में इसकी टेन्यूअर को बढ़ा दिया गया था। बात समझ में आ रही है? तो ये 1975-6 के अराउंड की बात है। तो आप या टेन्यूअर लिखना चाहे तो 1976 लिख सकते। ये तो कंडीशन है जिनके बेस पर लोकसभा भंग होती है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक कितनी बार लोकसभा को भंग किया। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, या ऐसे लिख लो फैक्ट्स में, अभी तक लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। नहीं सॉरी, 8 बार। अभी तक लोकसभा को 8 बार भंग किया जा चुका है। ब्रैकेट में लिखो, पहली बार 1970 में, 1970, फर्स्ट टाइम 1970। ब्रैकेट में आप 2 नाम लिख लो, प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी और प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, भारत के राष्ट्रपति उस समय वीवी गिरी थे। ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं अपन। आर्टिकल 85 तक पहुंचे तो आर्टिकल 79 देश में संसद होगी, आर्टिकल 80 राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, 85 लोकसभा भंग हो सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। चलो अगली क्लास में अपन बाकी बचे कुछ आर्टिकल्स पे डिस्कस करते हैं।